हेलो दोस्तों, कैसे हाल हैं आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वेव्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो वेव्स वाला चैप्टर है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये मान करके चले कि वेव्स का अगर 100% चैप्टर है तो ऐसा माने कि 80% उसका 11th में पढ़ेंगे और 20% हम उसको पढ़ते हैं 12th क्लास में। तो 80% हम इसका कवर करेंगे 11th में और 20% इसका कवर किया जाता है 12th क्लास में। ठीक, अभी थोड़ा सा मैं इस पैटर्न पर भी बात करूंगा कि कौन सी क्लास में इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है। ठीक है, वेव्स का 80% पोर्शन हमने 11th क्लास में कवर किया और 20% पोर्शन 12th क्लास में कवर किया। थोड़ा बहुत ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, ये 75 और 25 हो सकता है और मैक्सिमम 70 से 30% भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वेव्स का जो मेजर पोर्शन है वो हम 11th क्लास में कवर करते हैं और फिर कुछ पोर्शन है जो हम 12th क्लास में कवर करते हैं। दोनों पोर्शंस में क्या तो सिमिलरिटी आती है और क्या उन दोनों में डिफरेंस आता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जाहिर सी बात है कि हम 11th क्लास में 70-80% पढ़ेंगे तो बहुत कुछ तो हम 11th क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेव से रिलेटेड जितने भी ऑलमोस्ट फेनोमिनाज हैं, मतलब वेव से रिलेटेड जितनी भी ऑलमोस्ट घटनाएं हैं वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। बीच में एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा कि इस लेक्चर में या आगे के लेक्चर्स में भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी लेकर के चलूँ। कोशिश मेरी पूरी तरीके से ये रहेगी, बट उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आप लोगों का भी चाहिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी मैं काम में ले लूँगा तो आगे अगर मैं उसमें केवल इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी लेकर के चलूँ तो भी आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकली हो सकता है कि मैं हर जगह पर हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें ना बोलूँ, कहीं पर मैं केवल उसको इंग्लिश की टर्म में बोलूँ, तो आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दोनों भाषाओं में आपको चीज़ें समझा सकूँ। तो जैसा मैं कह रहा था कि 11th में हम 70 से 80% वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वेव्स से रिलेटेड जो ऑलमोस्ट फेनोमिना है, जो भी उससे रिलेटेड घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी हम 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 11th क्लास में वेव्स में पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यतिकरण। हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जिसको हम हिंदी में कहेंगे परावर्तन। हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में कहेंगे अपवर्तन। ठीक है, और हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स जिनको हम कहेंगे अप्रगामी तरंगे। एक चीज और पढ़ते हैं हम जिसको हम कहते हैं विस्पंद, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं बीट्स। ठीक है, इनके अलावा छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे काम में आती है, जो हम पढ़ते हैं डिटेल में, जिनको हम डिस्कस करते हैं वो सारी घटनाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको ये पता लगे कि हमको चैप्टर को किस तरीके से लेकर के चलना है और किस तरह से सेल्फ स्टडी करते टाइम में हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है। ये जो फेनोमिना बेटा मैंने वेव से रिलेटेड लिखे, उनमें पहले पहले मैंने लिखा है इंटरफ्रेंस या व्यतिकरण। 12th क्लास में जब हम वेव्स पढ़ते हैं तो हम उसको वेव ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो नाम से इतना तो अपन को समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे। प्रकाश मतलब लाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब इंटरफ्रेंस अपने आप में एक ऐसा फेनोमिना है जो साउंड वेव में भी होता है और लाइट वेव में भी होता है, मतलब ध्वनि तरंग में भी होता है और प्रकाश तरंग में भी होता है, दोनों तरह की चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो हम 11th स्टैंडर्ड में इंटरफ्रेंस को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं,
और उसको अप्लाई करते हैं साउंड वेव्स के लिए 11th में। पढ़ते हम इंटरफेरेंस को है, समझते हम व्यतिकरण को है, बट उसको 11th में जो हम अप्लाई करते हैं वो साउंड वेव्स के लिए, मतलब ध्वनि तरंगों के लिए अप्लाई करते हैं। 12th क्लास में जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर पूरी कहानी लाइट वेव से रिलेटेड चलती है, मतलब प्रकाश तरंग से रिलेटेड चलती है, वहाँ पर भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो अब तरीका ये कहता है कि हम 11th में इंटरफेरेंस को समझें, व्यतिकरण को अच्छे तरीके से समझें, और फिर उसका कॉन्सेप्ट एज इट इज़ हम वेव ऑप्टिक्स में, मतलब तरंग प्रकाशिकी में लाइट वेव्स के लिए, मतलब प्रकाश तरंगों के लिए अप्लाई कर दें। तो 12th क्लास में इंटरफेरेंस को समझाया नहीं जाता। मैं मेरे तरीके पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा किसी को कि भाई कोई आदमी कैसे कराता है, कोई आदमी कैसे कराता है, मैं मेरे तरीके पर बात कर रहा हूँ। तो इंटरफेरेंस को हम 11th में ही पूरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जब लाइट वेव्स की बात आती है तो उसमें हमको इंटरफेरेंस को समझने की ज़रूरत नहीं है, हमको इंटरफेरेंस का जो एप्लीकेशन है, जो उसका अनुप्रयोग हो रहा है लाइट से रिलेटेड, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो भी उसका प्रयोग हो रहा है, उसमें डायरेक्ट हम इंटरफेरेंस को अप्लाई करते हैं। इंटरफेरेंस को समझने की हमको ज़रूरत पड़ती नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। अब एक टारगेट बैच की अगर हम बात करें तो टारगेट बैच में मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब करके चलता हूँ, वेव्स को और वेव ऑप्टिक्स को, मतलब मैं पूरा का पूरा वेव वाला पोर्शन एक साथ में लेकर के चलना पसंद करूँगा। और कायदा भी यही कहता है कि जब अपन वेव्स पढ़ रहे हैं तो टारगेट बैच में, मतलब 13 बैच में ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि साहब ये 11th का टॉपिक और ये 12th का टॉपिक है, पढ़ना तो सब कुछ होता है। तो पूरा क्लब करके उसके हिसाब से उस चीज़ को हम ले करके चलते हैं, ठीक। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि कोई चीज़ जो अपन पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी आसपास की खबर अपन को होनी चाहिए कि भाई क्या क्या है ना। 11th में क्या मिलने वाला है, 12th में क्या मिलने वाला है, कैसे इस चैप्टर में चीज़ें आ रही हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि वेव्स चैप्टर हमेशा एसएचएम के बाद ही पढ़ना होता है, ठीक है। कोई भी समझदार पढ़ने वाला या समझदार पढ़ाने वाला, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये बात। हमेशा एसएचएम के बाद में ही वेव्स को लिया जाता है। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि एसएचएम में जो हम इक्वेशन काम में लेते हैं, जो हम समीकरण काम में लेते हैं सरल आवर्तगति में, जैसे y = a sin ओमेगा t लेते हैं, या साइन की जगह हम कोस भी काम में ले लेते हैं, प्लस आ जाता है, कभी माइनस आ जाता है, वो सारी चीज़ें, वो इक्वेशंस हमारे यहाँ पर वेव्स में भी काम आती है, ठीक है। उसका भी रीज़न बताऊँगा कि रीज़न क्या है उसका, मतलब उसका लॉजिकल रीज़न क्या है कि वो इक्वेशंस हमारे क्यों काम में आती है, वो अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हो सकता है मतलब हमारा आज का जो लेक्चर है वो केवल और केवल इसके बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने में ही जाए, लेकिन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर एसएचएम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी जाती है, फेज़ डिफरेंस, ठीक है ना, कलांतर जिसको अपन कहते हैं। वो फेज़र डायग्राम से समझा जाता है, एक फेज़र आरेख बनाया जाता है, उसके बेसिस पर अपन फेज़ डिफरेंस मतलब कलांतर वगैरह को कैलकुलेट करना और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इसकी बहुत अति आवश्यक रूप से यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है वेव्स में फेज़ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वेव्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी सलाह है, जिन स्टूडेंट्स ने एसएचएम को नहीं पढ़ा है वो वेव्स वाले चैप्टर को छेड़ने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो वो रटेंगे, उनको समझ में आएंगी नहीं कहानियाँ। इसलिए जिन्होंने एसएचएम ढंग से नहीं किया हुआ वो वेव्स को पढ़ने से पहले एक बार एसएचएम पर नज़र ज़रूर डाल लें, चाहे अभी सरसरी तौर पर केवल इक्वेशंस वाली चीज़ को देख लें, फेज डिफरेंस वाली चीज़ को देख लें, लेकिन ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनको एक बार अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, क्लियर कर ले, क्योंकि ये वेव्स में काम आएंगे। और अब वेव्स में उनको इतने डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाएगा जितना कि एसएचएम में डिस्कस किया जाता है। तो ये जो वेव्स का अपन लेक्चर लेकर के चल रहे हैं, मतलब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं ये मान करके चलूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनका एसएचएम पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। नहीं समझा हुआ तो पहले उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद में इस चैप्टर को टच कीजिएगा, ठीक है। ये तो हुई वेव से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी ज़रूरी बात। अब थोड़ा सा अपन चैप्टर की बेसिक चीज़ पर स्टडी करते हैं, मतलब अपन चैप्टर में एंट्री करते हैं कि भाई चैप्टर में क्या क्या चीज़ें अपन को, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे उन चीज़ों को अपन आगे काम में ले करके चलेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई वेव्स को, या किसी भी चैप्टर का जब अपन हेडिंग देखते हैं तो सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में ये आता है कि ये जो चैप्टर का हेडिंग लिखा हुआ है एक्चुअल में उस चीज़ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उस चीज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपन को वेव्स को समझना है, वेव्स क्या चीज़ होती है, ठीक है।
अच्छा, वेव्स में अभी मेरा वो क्वेश्चन पेंडिंग है, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि अभी सर ने बताया था कि एक लॉजिकल रीज़न बताया जाए कि सब एचएसएम को पढ़ना जरूरी क्यों है। चलो खैर, मैं पहले उसको बता देता हूँ एक बार। क्योंकि जब हम वेव्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब किसी भी वेव का प्रोपेगेशन होता है, मतलब जब किसी भी तरंग का संचरण होता है किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में से, तो उसमें जो पार्टिकल्स या कण होते हैं वो एसएचएम करते हैं। तो एसएचएम करते हैं, इसका मतलब वेव में एसएचएम का रोल है। इसीलिए मैंने कहा था कि एसएचएम की कहानी को समझना जरूरी है। ये एक लॉजिकल रीज़न है एसएचएम को पढ़ने का वेव से पहले। ठीक है, मान करके चलता हूँ ये बात अभी आपको समझ में, और आगे अपन इस चीज़ को देख भी लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वेव्स को अगर हम समझाना चाहें, उसके मीनिंग को क्लियर करना चाहें, तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एक दो एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उससे हमको शायद वेव्स की कहानी समझ में आएगी और हम शायद उस चीज़ को फील कर पाएंगे। जैसे एक पहला एग्जांपल हमने देखा, जो हमने रूटीन में ऑब्जर्व भी किए होंगे, वही एग्जांपल लेने की कोशिश करूँगा कि कहीं पर पानी भरा हुआ है और हमने ऊपर से एक पत्थर छोड़ दिया, किसी भी हाइट से धीरे से एक पत्थर छोड़ दिया। अब वो पत्थर जाकर के पानी से किसी पॉइंट पर टकराएगा। तो जैसे ही वो पानी से टकराता है तो वो जो शांत पानी था, स्टिल वाटर था, उसमें एकदम से कुछ हलचल सी होती है, कुछ सर्कुलर फॉर्म में डिस्टर्बेंस से क्रिएट होता है, और वो सर्कुलर फॉर्म आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, सर्किल से आगे, सर्किल से आगे, सर्किल से। तो हमको ऐसा लगता है वो पानी में एक हलचल हुई और वो हलचल आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। वो एक अलग बात है कि आगे जा करके वो हलचल ख़त्म हो जाती है, उसका रीज़न समझेंगे, क्योंकि वो डैम्पिंग वाला रीज़न होता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुँच करके वो जो हलचल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल अपन, अब ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इस डिस्टर्बेंस को हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि अरे पानी में पत्थर टकराया तो उसमें देखो वेव जनरेट हुई है, उसमें एक तरंग उत्पन्न हुई है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक, इसी में अपन एक एग्जांपल और लेकर के चल सकते हैं कि मान लो हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उसके एक एंड को हमने दीवार से बांध दिया और खींच करके दूसरे एंड को हमने पकड़ लिया। अब जिस एंड को हमने पकड़ा है उस एंड से अगर हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ झटका दें तो क्या उसमें एक लहर पैदा होती है, ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ। और क्या हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो उसमें एक लहर पैदा हुई है वो आगे भी ट्रांसफ़र हो करके दीवार की तरफ जा रही है। तो भी हम ये कहेंगे कि देखो रस्सी को हमने हिलाया तो रस्सी में एक वेव जनरेट हुई है, एक तरंग पैदा हुई है जो ट्रांसफ़र होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। ठीक, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो हमको दोनों में एक कॉमन बात नज़र आएगी कि पानी से जब पत्थर टकराया तो उसने जिस पार्टिकल को टच किया उसने उस पार्टिकल को हिला दिया, इसका मतलब उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्बेंस को हम हिंदी में कहते हैं विक्षोभ। तो उसने उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्ब हुआ तो उस पार्टिकल ने हिलना स्टार्ट हुआ, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे कि उस पार्टिकल को एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिल गई तो उस पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र की, तो उसने हिलना स्टार्ट कर दिया, उसने अगले को ट्रांसफ़र की, उसने हिलना स्टार्ट कर दिया। तो एक डिस्टर्बेंस एक्चुअल में क्रिएट हुआ और वो डिस्टर्बेंस ही आगे से आगे ट्रांसफ़र होता हुआ जा रहा है, जिसको हम वेव्स कह रहे हैं। तो रियलिटी में वेव क्या चीज़ है? रियलिटी में वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है, एक ऐसा विक्षोभ है जो मीडियम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रिएट हुआ और वो फिर प्रोपेगेट होता हुआ, संचरित होता हुआ, गति करता हुआ आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। वो जिस फॉर्म में ट्रैवल करता है, वो जिस रूप में आगे जाता है, उस रूप को ही हम वेव कहते हैं। रस्सी वाले केस में भी हम दूसरे एग्जाम्पल की भी अगर बात करें तो उसमें भी यही हुआ कि एक एंड जो हमने पकड़ा हुआ था, हमने उस एंड को ऊपर नीचे किया, मतलब उस एंड पर जो पार्टिकल था उसको झटका दिया। झटका दिया मतलब उस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किया मतलब उसको एनर्जी दी। तो वो एनर्जी अगले पार्टिकल को मिली, उसने हिलना स्टार्ट कर दिया। वो अगले को मिली, उसने हिलना स्टार्ट कर दिया। वो अगले को मिली, अगले हिलना स्टार्ट किया। तो हमने तो एक पार्टिकल को एनर्जी दी, अब आगे उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम उन पार्टिकल्स का है जो भी उस मीडियम में है। जैसे रस्सी के केस में, स्प्रिंग के केस में हम बात करें तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आगे से आगे उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। हमने तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एनर्जी दी जो ट्रैवल होकर के आगे जा रही है। तो दोनों एग्जाम्पल्स में ये एक कॉमन बात हमको नज़र आ गई कि यहाँ दोनों में ये एक कॉमन बात है कि हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो ट्रैवल करता हुआ, वो एनर्जी को लेता हुआ
आगे की तरफ गया और वो एनर्जी जिस फॉर्म में आगे बढ़ रही है उसी फॉर्म का नाम वेव है। ठीक है, अब इसको हम सिंपल भाषा में शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो वेव ट्रेवल करने का मतलब क्या है, कैरिंग द एनर्जी। वेव ट्रेवल करने का मतलब क्या है, वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब इट कैरीज द एनर्जी। एक वेव अगर ट्रेवल करती है तो इसका मतलब वो अपने साथ में एनर्जी को लेकर के जा रही है, एनर्जी को लेकर के ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये एक सिंपल सा मतलब हुआ वेव का। अच्छा, अब इस पर अगले पॉइंट पर थोड़ी सी और चर्चा करें कि जब एक वेव ट्रेवल करती है, ये फेनोमिना अपने आगे भी आएंगे, इसलिए इनको एक बार मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ इनको। अभी वेव से रिलेटेड बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि साहब वेव्स कितने तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे दो वेव शायद आप सभी लोगों ने सुनी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। इन्हीं दो का नाम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मान करके चलता हूँ कि शायद 10th स्टैंडर्ड तक इन दोनों वेव्स के बारे में कुछ कुछ आप लोग पढ़ चुके होते हो, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया। तो ये दो टाइप हो गए। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वेव्स को कैटेगराइज करने की अगर बात करें, मतलब तरंगों के प्रकार की अगर हम बात करें, तो यही दो प्रकार बोले जाएंगे। वेव्स को कैटेगराइज करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब तरंगों के प्रकार को परिभाषित करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं कि आप किसके बेसिस पर बात करना चाहते हैं, किस पॉइंट के बेसिस पर बात, किस रीजन के बेसिस पर आप बात करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वेव्स को कैटेगराइज करते हैं। कैसे? पैरामीटर का यहाँ पर क्या मतलब, हम क्या कहना चाहते हैं? अगर हम सोच करके देखें तो एक वेव जब ट्रैवल होती है तो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेनली अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है कि एक वेव जब ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, मतलब जो कण है वो कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया हमारा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन, मतलब कंपन के आधार पर। ठीक है, तो हमने एक क्राइटेरिया तो हमारा ये डिसाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। एक तो ये बात समझ में आई हमको। ठीक है, अच्छा, दूसरा उसमें क्या चीज़ होती है? दूसरा उसमें ये चीज़ होती है कि भाई वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो वो अपने साथ में क्या चीज़ कैरी करती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वेव अगर ट्रैवल करती है तो अपने साथ में एनर्जी को कैरी करती है। तो एक क्राइटेरिया होगा उसको कैटेगराइज करने का ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, मतलब कुछ तरंगों को संचरित होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। बट कुछ वेव्स ऐसी होती है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। कुछ तरंगें हैं जो निर्वात में भी संचरित हो सकती है, जैसे लाइट वेव है। तो मीडियम भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होगा कि भाई मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक क्राइटेरिया हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये तीन क्राइटेरिया हमने बना लिए वेव्स को कैटेगराइज करने के लिए कि वाइब्रेशन के बेसिस पर अगर बात की जाए तो वाइब्रेशन एक क्राइटेरिया हो गया, एनर्जी के बेसिस पर अगर बात की जाए तो एनर्जी एक क्राइटेरिया हो गया, और मीडियम के बेसिस पर अगर बात की जाए तो मीडियम एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक, अभी जो मैंने एग्जांपल बोले थे लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग, वो वाइब्रेशन के बेसिस पर होने वाले क्राइटेरिया कैटेगराइजेशन है। तो वाइब्रेशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो दो वेव्स हमने कौन कौन सी कह दी? दो वेव्स हमने कह दी हैं, एक तो है लॉन्गिट्यूडिनल और एक हो गई है हमारी ट्रांसवर्स, वाइब्रेशन के बेसिस पर। हिंदी में अगर बात करें तो ये हो गई है अनुदैर्ध्य तरंग और ये हो गई है हमारी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक भाई, अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या हुआ? अब वाइब्रेशन दो तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लो कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब इसमें जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के वाइब्रेशन दो तरीके से हो सकते हैं। या तो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहे होंगे या फिर पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहे होंगे।
मतलब या तो वेव जिस लाइन के अलोंग ट्रैवल कर रही है, तरंग जिस रेखा के अनुदिश संचरित हो रही है, या तो उसी के अनुदिश वाइब्रेशन हो रहे होंगे जैसे इस तरह के, या फिर उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दिशा में हो रहे होंगे। तो अगर उसी के अलोंग हो रहे हो, उसी के अनुदिश अगर हो रहे हो, तो उसको तो हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य। और अगर उसके परपेंडिकुलर लंबवत हो रहे हो तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। एग्जाम्पल, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल का एक सिंपल सा बढ़िया सा एग्जाम्पल है साउंड वेव। हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। और ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल हो गया लाइट वेव। जो हमारी प्रकाश तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो हमारा वाइब्रेशन के बेसिस पर हो गया। चलो जी, यहाँ तक की बात भी हमको समझ में आई। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अगर बात करें तो यहाँ पर शायद अपन को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर कैरी तो करती है वो एनर्जी, तो एनर्जी के बेस पर किस तरीके से कैटेगराइज करोगे? एनर्जी के बेसिस पर कैटेगराइज करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब वेव के बारे में धीरे धीरे चीज़ें पता लगती रही, तो एक चीज़ ये भी पता लगी कि कुछ वेव्स तो ऐसी है जो वास्तव में एनर्जी को कैरी करती है, मतलब एक जगह से परमानेंटली एनर्जी को दूसरी जगह तक ले जाती है। तो एनर्जी का परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बट कुछ वेव्स ऐसी भी पाई गई जिनमें एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस निश्चित क्षेत्र में वो ऊर्जा संग्रहित रहती है, उस क्षेत्र में ही ऊर्जा का पुनर्वितरण चलता रहता है, उस पर्टिकुलर रीजन में ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी चलता रहता है। उस रीजन्स को छोड़ करके किसी भी एक साइड में परमानेंटली एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। वो ऐसा कौन सी वेव्स में होता है, वो स्टेशनरी वेव्स में होता है। वो कैसे बनती हैं वो सारी आगे की कहानी है, अभी अपन इतना समझ करके चले, क्योंकि उसकी डिटेल में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आगे बात करूंगा मैं उस पर। तो कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनमें एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनसे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसके बेसिस पर फिर वेव को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी प्रोग्रेसिव वेव, जिसको हम कहेंगे प्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव नाम से समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी हो गई है नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, अनप्रोग्रेसिव जैसी कोई टर्म नहीं होती अगर आप कोई सोच रहे हैं तो। नॉन प्रोग्रेसिव, इसी को हम स्टेशनरी भी कह देते हैं, और इसी को हम स्टैंडिंग भी कह देते हैं। तीनों में से कुछ भी नाम। हिंदी में एक नाम अप्रगामी। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, या स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहें। तो ये एनर्जी के बेसिस पर कैटेगराइज कर दिया। स्टेशनरी वेव को हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल में ही आगे आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की इस चीज़ की कि भाई कुछ को मीडियम की रिक्वायरमेंट है और कुछ को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके बेसिस पर फिर दो टाइप बन जाते हैं। एक होती है मैकेनिकल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे यांत्रिक, और एक होती है नॉन मैकेनिकल, जिसको हम कहेंगे अयांत्रिक। ठीक, अब जिनको प्रोग्रेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, वो तो होगी मैकेनिकल। और हम इस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में तो कम से कम मैकेनिकल वेव्स ही पढ़ते हैं, मतलब अपन साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे मोस्टली इस चीज़ में, तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। और जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, वो हो गई नॉन मैकेनिकल। अब यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई नॉन मैकेनिकल वो है जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, मतलब जो वैक्यूम में, निर्वात में भी जो ट्रैवल कर सकती हैं, संचरित हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि नॉन मैकेनिकल केवल वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन मैकेनिकल मीडियम में तो ट्रैवल कर ही सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, मतलब उसके लिए मीडियम होना कोई आवश्यक नहीं है। हो तो अच्छी बात, और नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है वो मैकेनिकल, और जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो नॉन मैकेनिकल। जैसे मैकेनिकल का हमारा एक बहुत सिंपल सा बढ़िया सा एग्जांपल, वही साउंड वेव। हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल है, उनके लिए मीडियम की ज़रूरत है।
वैक्यूम में अगर आप बोलोगे तो आप बोलते तो रहोगे, सुनाई किसी को कुछ भी नहीं देगा, सुन नहीं सकते आप वैक्यूम में। नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल है कि लाइट वेव्स तो वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकती है, कर सकती है। और हम तो जानते हैं कि वैक्यूम में तो इनफैक्ट लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल हो गई, जो हमारी लाइट वेव है वो नॉन मैकेनिकल हो गई। ठीक, तो इस तरह से अपन ने वेव्स को कैटेगराइज करने के लिए कुछ ये क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए। सिंपली इसको याद रखने का तरीका क्या है कि पहले आप मुख्य भूमिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी वेव से रिलेटेड जो एक वेव में पाई जाती है, उन चीज़ों को सोचो। तो पता लगेगा कि एक तो पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात आती है, कणों के कंपन की बात आती है, एक एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की बात आती है, और एक मीडियम की बात आती है। इन 3 चीज़ों की बात आती है, उसके बेसिस पर कैटेगराइज कर लो। वाइब्रेशन या कंपन के बेसिस पर बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स हो जाएंगे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ हो जाएंगे, जिसमें वेव की जो लाइन है, तरंग की जो रेखा है, उसके अनुदिश अगर कंपन होंगे, उसके अलोंग अगर वाइब्रेशन होंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य है, और उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होंगे तो वो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ है। लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल साउंड ले लिया और ट्रांसफर का एग्जांपल हमने लाइट ले लिया। फिर एनर्जी के बेसिस पर बात करें तो कुछ में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कुछ में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। जिनमें ट्रांसफ़र हो वो प्रोग्रेसिव, जिनमें ट्रांसफ़र नहीं हो वो नॉन प्रोग्रेसिव। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रगामी और अप्रगामी। नॉन प्रोग्रेसिव के और भी नाम है, स्टेशनरी और स्टैंडिंग। फिर मीडियम के बेसिस पर अगर बात करें तो भाई मीडियम की रिक्वायरमेंट है और मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनके लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है, माध्यम चाहिए ही चाहिए, वो हो गई मैकेनिकल या यांत्रिक। और जिनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, मीडियम हो तो अच्छा, वैक्यूम हो तो भी काम चल जाएगा, वो हो गई नॉन मैकेनिकल या अयांत्रिक। मैकेनिकल का एग्जांपल साउंड वेव, और नॉन मैकेनिकल का सबसे बढ़िया एग्जांपल लाइट, जिसमें रफ्तार होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने थोड़ी सी वेव से रिलेटेड डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, पढ़िए, और फिर इसमें जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इनको देखिएगा। बाकी इससे आगे की जो चर्चा है, ये तो अपन ने बेसिक एक चीज़ डिस्कस की है चैप्टर से रिलेटेड, फिर बात आएगी प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन की, मतलब किसी प्रगामी तरंग का अगर समीकरण लिखा जाए तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, वहाँ पर अपन को SHM की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर एक बार कह रहा हूँ कि वेव्स वाला चैप्टर अगर करना है तो SHM को पहले ढंग से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इक्वेशन से रिलेटेड अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, सभी लोगों का, घर के लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।